प्रश्न क्रमांक 1 किरण देव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय उद्योग मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री जी से यह प्रश्न है कि वर्ष 2022 से 25 तक बस्तर संभाग में और विशेषकर बस्तर जिले में संचालित किन किन उद्योगों से कितनी कितनी राशि सीएसआर मद में प्राप्त हुई है। सीएसआर मद में राशि प्रदान करने हेतु और उद्योगों के लिए क्या क्या नियम निर्धारित है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग में 2022 से 2023 तक के अलग अलग जिलावार में जानकारी दे देता हूं। कांकेर में 2022 से 754 लाख प्राप्त हुआ। 2023 में छः के लिए 857 लाख प्राप्त हुआ। 2024-25 में 6 उद्योग से 547.23 लाख प्राप्त हुआ। 2025-26 में 20 जून 25 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। कोंडागांव 2022 से 23 तक एक उद्योग से 1,41,85,85,000 प्राप्त हुआ। 2023 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ। 2024-25 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ। 2025-26 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। दंतेवाड़ा 2022 से 23 में 2 उद्योग से 28,13,00,000 प्राप्त हुआ। 2023-24 में 2 उद्योग से 1 करोड़ प्राप्त हुआ। 2024-25 में 10,48,41,000 प्राप्त हुआ। 2025-26 में 20 जून 25 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। बीजापुर वर्ष आधार 2022 तक एक उद्योग से 2,41,62,000 प्राप्त हुआ। 2023-24 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 2024-25 में राशि प्राप्त नहीं हुई है। 2025 में 20 जून तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। नारायणपुर 3 उद्योग से 745.23 लाख प्राप्त हुए। 2023-24 में 3 उद्योग से 39 लाख प्राप्त हुए। 2024-25 में 3 उद्योग से 107.10 लाख प्राप्त हुए। 2025-26 में 3 उद्योग से 3,30,00,000 प्राप्त हुए। बस्तर जिला में 2022-23 से 4 उद्योग से 12.5387 प्राप्त हुए। 2023-24 में 4 उद्योग से 5.57 लाख प्राप्त हुए। 2024-25 में 4 उद्योग से 2,94,43,00,000 प्राप्त हुए। 2025-26 में 4 उद्योग से 69,64,000 प्राप्त हुए। सुकमा 2022-23 में 2 उद्योग से 6,82,22,000 प्राप्त हुए। 2023-24 में 2 उद्योग से 1,34,31,000 प्राप्त हुए। 2025 में 2 उद्योग से 1,18,00,000। अध्यक्ष महोदय, ये जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं परिशिष्ट में पहले से दिया हुआ है कि अभी आया है? ये तो इतना बहुमूल्य समय सिर्फ आधा घंटा परिशिष्ट पढ़ने में लगा देंगे तो कैसे चलेगा? माननीय सदस्य ने पूछा कि अलग अलग बता दें करके, तो मैं बता रहा हूँ। और जो आया है कागज तो आपको दे देना चाहिए ना। माननीय सदस्य अध्यक्ष हैं आपके, आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर आया है तो उनको ख्याल करके पहले बता देते। नहीं, डिटेल प्रश्न है थोड़ा।
काफी डिटेल है, तो जानकारी और संक्षिप्त कर लें। 20 जून तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। और जो गाइडलाइन पूछे हैं जो CSR मंथ का, उसका गाइडलाइन बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारा विवरण आपके जवाब में आया हुआ है और अपने उत्तर में आपने बताया श्रेणी पाइपलाइन परियोजना से 10,97,73,000 रुपए, किरंदुल आयरन एवं माइन से 3,22,42,000 रुपए, नगरनार इस्पात संयंत्र से 7,44,00,000 रुपए। इस तरीके से कुल 21 करोड़ की जानकारी और CSR मद से देने की बात हुई है। ये संभाग के विभिन्न जिलों के अंतर्गत है। और जहां तक बस्तर जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र स्पेसिफिक अगर बात करें, क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट ऐसा एशिया में पहला नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, और जगदलपुर में 10,46,00,000 रुपए के कार्य स्लरी पाइपलाइन से और किरंदुल परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से CSR मद में प्राप्त 21 करोड़ में से 7 करोड़ 44,00,000 रुपए की राशि अब तक किस में खर्च की है, किस मद में, किस में खर्च किया गया है, और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, और किया गया है तो कहां कहां किया गया है, ये बताने की कष्ट करेंगे। किन किन कार्यों में कितनी राशि खर्च हुई। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे नेता प्रतीक्षक बोल रहे थे, वो पूरा सूची में उपलब्ध कराया गया है उनको। अगर पढ़ने के लिए बोलूँगा तो फिर मैं आपका अनुमति हो तो उसको अलग अलग पढ़ के बता देता हूँ। किस किस मद में है, थोड़ा डिटेल जानकारी माननीय विधायक जी को दे दें। जी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको वैसे पूरा उत्तर में गया हुआ है, अलग अलग पूरा विस्तृत रूप से गया हुआ है। तो झूठ जिला बताना चाहिए, जिला बतात नहीं है, नहीं बताना चाहिए, जिला बतात है बेचारा। चलिए ठीक। माननीय मंत्री जी बढ़ जाएं। और कोई प्रश्न, तो प्रश्न आपका कोई बचा नहीं होगा तब पूछूंगा मैं। नहीं, पहले पूछ लीजिए। इनका हो जाए प्रश्नकर्ता का। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास डिटेल है। समय समय पर वहां के जिला प्रशासन के, वहां कलेक्टर के माध्यम से बारंबार ऐसे पिछले 2 वर्षों में 23-24, 24-25 में और किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। और जब ये प्रश्न लगते हैं तो इस प्रकार से इसकी जानकारी एकत्र करने के लिए या स्पेसिफिक रूप से कार्य की संपूर्णता कितनी हुई है इसकी जानकारी लेकर और यहाँ पर जो भेजा जाता है, इसमें मेरे पास सारे रिकॉर्ड, सारी जानकारियां हैं। किसी भी प्रकार से 2 वर्षों में कोई राशि जारी नहीं हुई है। 2 वर्ष के अधिक समय तक मेरे द्वारा दिए गए विकास कार्यों के लिए जो अनुमोदन किया गया, उसमें भी कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। तो इसमें मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है माननीय मंत्री जी की ओर, पूर्व में NMDC से प्राप्त CSR मद की राशि 5% ऐसे बस्तर में जिला के अंतर्गत प्रदान किया जाता था, अब उसे 2.5% घटाकर कर दिया गया है। अगर ये सही है तो इसके घटाने के कारण पर मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या राशि घटा दिए हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य जी ने पूछा कि मेरे अनुमोदन से कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उनके प्रस्ताव से माननीय 1,05,00,000 का बैडमिंटन कोर्ट का बुटन फ्लोरिंग का एक प्रस्ताव उनका स्वीकृति हुआ है। 17 प्रस्ताव बजट के अभाव में अभिलंबित है, और जैसे उनके पास बजट होगा भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो CSR मंथ का होता है, उसमें उनका स्वीकृति करेंगे। और माननीय हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, हम भी इनका काम ज़्यादा स्वीकृति हो इसके ओर से हम लोग भी प्रयास करेंगे। चलिए, आगे का नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का ही होगा। ये इसमें बहुत घालमेल होता है माननीय अध्यक्ष जी। ये CSR मत का बहुत घालमेल है पूरा छत्तीसगढ़ में, हर जिले में हमको भी नहीं मिलता, और कहाँ से क्या मिलता है कोई पता नहीं चलता। आपका प्रश्न कंप्लीट करिए, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात ये स्पष्ट हुई है माननीय मंत्री जी के उत्तर में कि CSR मद का जितना उपयोग किया जाता है और किस किस मद में किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी
उपलब्ध नहीं की है। सिर्फ न्यूट्रिशन और अन्य उसका जवाब में जो आया है वो न्यूट्रिशन लेकर, लेकिन विकास कार्यों के लिए और संबंधित क्षेत्र के विकास की दृष्टि से किसी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की है। इसके लिए अगर कोई निर्देश, प्रावधान या किसी प्रकार से आप माननीय मंत्री जी पूरे प्रावधान विधायक जी को तत्काल भिजवाए हैं, जो भी प्रावधान है। चलिए अगला। अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। मेरे एक मिनट, नेताजी कुछ बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि प्रदेश का कोई भी औद्योगिक संस्थान हो, चाहे आपका बाल्को हो, चाहे एसीसीएल हो, चाहे एनएमडीसी हो, इनको अपने लाभ का या लाभांश का कितने प्रतिशत सीईआर मद के लिए देना आवश्यक है? क्या वो सबके लिए सामान्य है या अलग अलग है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर का जो भारत की सरकार की गाइडलाइन बनी है, उनकी 3 साल के अनुमात में 2% उनको सीएसआर फंड से आमदनी को उनको देने का प्रावधान है और उसके साथ दिया जाता है। अगर कहीं पर 3 वर्ष का अनुपात लेते हैं और 2% की राशि वो सीएसआर मन में खर्चा करते हैं, कहीं पर ऐसा कुछ गड़बड़ी होगा तो उसका मॉनिटरिंग भी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए ठीक। आप क्या ये जांच कराएंगे कि भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के जमाने में कितने प्रतिशत राशि दी जाती थी, आपके जमाने में कितनी प्रतिशत राशि दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसका भी आप परीक्षण करा लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बालेश्वर साहू जी, माननीय अध्यक्ष जी, हो गया एक महत्वपूर्ण विषय। बालेश्वर जी, नहीं हो गया, नेताजी पूछ लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी, बताने की कृपा करेंगे कि जिला शक्ति के ग्राम उचपीड़ा और के एम पावर जैन पावर प्लांट के ग्राम बड़ा हादसा बीडी पावर लिमिटेड उद्योग के संबंध में विगत 3 वर्षों से मैं कब किसके द्वारा किसको एवं क्या शिकायत की गई है और इस शिकायतों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है, जांच किस किस अधिकारी द्वारा कब कब की गई है एवं कौन कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की गई है, शिकायतवार जानकारी देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर आरकेएम पावर जैन 2022 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। 2 निरीक्षण में 2023 में 2 निरीक्षण हुआ था, जिसमें एक में पालन प्रतिवेदन संतोषजनक था, एक में श्रम न्यायालय द्वारा 1 लाख रुपया का दंड आरोपित किया गया था। 2024 में 3 निरीक्षण प्रतिपालन में संतोषजनक, एक में श्रम न्यायालय में 50,000 रुपया का दंड एवं माननीय न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक। 2025 में निरीक्षण न्यायालय के निर्देश निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक था। बीडी पावर लिमिटेड 2022 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। 2023 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। 2024 में 4 निरीक्षण में पालन प्रतिवेदन संतोषजनक, 2 में श्रम न्यायालय द्वारा 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड न्यायालय द्वारा दिया गया था। 2025 में 2 निरीक्षण पालन प्रतिवेदन संतोषजनक, एक में माननीय न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया। इस तरह से रैंडम के आधार पर निरीक्षण होते रहते हैं और कहीं पर कोई शिकायत मिलता है तो अतिरिक्त उसका जांच कराया जाता है। चलिए बालेश्वर जी। माननीय मंत्री महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो बीडी मिनरल्स का पावर लिमिटेड का एक रामाधर यादव द्वारा शिकायत किया गया है कि उसके एक हाथ कट गया, मतलब खत्म हो गया और इलाज के दौरान 78,622 रुपया उनका इलाज आया, लेकिन प्लांट के द्वारा उनको 50,000 रुपया दिया गया और बाद में उसको काम से भी निकाल दिया गया। तो क्या और ऐसी 1,78,000 जिसमें जीवन चंद्र के द्वारा एक्सीडेंटल हुआ गया,
जिसमें इलाज में 1,87,611 रुपया और प्लांट के द्वारा मात्र 1 लाख रुपया दिया गया, उसको भी काम से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे कई शिकायतें हुई है जिसमें अभी तक माने जांचकर्ता का नाम इसमें दिया भी नहीं गया है। जैसे जांचकर्ता और जांच की गई दिनांक और पाई गई कर्मियों के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर दोषी और निरंक है। तो क्या प्लांट के द्वारा अवैध रूप से कहीं भी राखत डंप कर रहे हैं या वहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी और एक्सीडेंटल हो जाता है, तो क्या हमारे तहसीलदार साहब से 25,000 मिल जाना ही उसका जीवन यापन परिवार के लिए काफ़ी है? बताने की कृपा करें। और आज तक 2022 की शिकायत में आज तक जो शिकायत नहीं हुआ है, दिनांक तय नहीं हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें जीवन चंद्रा को 9,31,720 रुपया इलाज हेतु दिया गया था एवं 3 माह का वेतन 1,27,611 रुपया कारखाना प्रबंधन के द्वारा दिया गया था। उसी तरह से परमानंद पटेल को 10,99,676 रुपया इलाज के लिए दिया गया था। देवेंद्र कुमार लाहरे जो उनको 2,27,962 रुपये इलाज के लिए दिया गया था। एएसआई के द्वारा उक्त तीनों कार्यों पर उपस्थिति हो गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रम न्यायालय में भी ने 1 लाख रुपये का दंड कंपनी को आरोपित किया था और श्री रामाधार यादव जी हैं, उनको 78,662 रुपये ठेका कंपनी मेजर बिल काम ने इलाज हेतु दिया था। श्रम न्यायालय द्वारा 50 रुपया दंड कंपनी को आरोपित किया गया था। स्थायी अंग हुई है एएसआई की बोर्ड के वास्तविक मुआवजा का निर्धारण अभी होना बाकी है। बोर्ड में उसका मुआवजा का निर्धारण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, उनका प्रश्न आने दो। आज दिनांक तक जांच अधिकारी का टीम गठित नहीं हुआ है, जांच दिनांक गठित नहीं हुआ है। अब पाई गई माने शिकायतों में क्या जो शिकायत हो उसमें क्या दोषी है और क्या निराकरण करना है, तो लगभग 3 वर्ष हो गया है। आज दिनांक तक जांच कमेटी गठन क्यों नहीं किया गया है और नहीं होने के कारण आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगा? इसका बोर्ड का एएसआई बोर्ड के माध्यम से वास्तविक मुआवजा वगैरह का निर्धारण होगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई है तो आप लिख के दे दीजिएगा, निश्चित तौर पर। माननीय मंत्री महोदय जी, आपने जो दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में अभी तक वो निरंक दिया गया है, किसी भी प्रकार की जांच अधिकारी का नाम नहीं है। और अभी जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा CSR मद के बारे में भी क्वेश्चन उठाया गया, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में काफी प्लांट है, लेकिन ये CSR मद वास्तविकता में होता कहाँ है खर्चा? भाई हमारे क्षेत्र में तो उसका जितना डस्ट मटेरियल है हमारे क्षेत्र में आ रहा है, और बड़ी बड़ी जिस रोड में छोटी गाड़ी चलनी चाहिए उस गाड़ी वो उस क्षेत्र पे बड़ा बड़ा हाईवा ट्रक चल रहा है, 18 चक्का 22 चक्का 24 चक्का 26 चक्का, आप क्या क्या चला रहे हो, तो क्या उसकी क्षमता के बराबर है? लगातार शिकायत करने के बाद भी आपने भाषण नहीं है, प्रश्न होता है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा कर लिया अध्यक्ष महोदय जी, और मंत्री जी का भी करीब जवाब आ गया। श्री भूपेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज छोटी सड़कों पे बड़ी बड़ी वाहन और वहाँ एक्सीडेंटल होने के बाद 25,000 की देन न कोई मंत्री ध्यान देता है, न कोई अधिकारी ध्यान देता है, न कोई प्लांट के जिम्मेदार होता है। वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं तो जो अधिकारी आते हैं, आप स्पेसिफिक कोई मामला हो तो लिख के दे दें, मंत्री जी कर ले। लिख के देने के बाद भी तो कोई कार्रवाई नहीं होता है अध्यक्ष महोदय जी। अभी आश्वासन दिया ना मंत्री जी ने। चलिए भूपेश जी, चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि जल जीवन मिशन में 2022, 23, 24 और 24-25 में व्यय की गई राशि की जानकारी और लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक के कितने घरों में लोगों को जल सुविधा प्राप्त हो चुका है। और आपका उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, इस परिशिष्ट में काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप पढ़ने के मंत्री जी को नहीं कहूँगा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो देवांगन जी जैसे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 की अपेक्षा में 24-25 में जिला रायपुर में केवल 69 करोड़, धमतरी में केवल 63 करोड़, राजनांदगांव में केवल 69 करोड़, मुंगेली में केवल 85 करोड़, जांजगीर में केवल 79 करोड़, जबकि आप देखेंगे 23-24 में जांजगीर में ही 320 करोड़ और 22-23 में 338 करोड़। तो ये राशि बहुत कम, जैसे बलरामपुर में बहुत कम है, कोरिया में केवल 43 करोड़ है, जबकि 135 करोड़ पहले दिया गया। इसके कारण क्या है? और दूसरा, मैं दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लेता हूं कि जो लक्ष्य आपने बताया जिसमें लक्ष्य के विरुद्ध 31,16,398 घरों में पानी पहुंच चुका है, जबकि आपका लक्ष्य था 49,98,249। लेकिन इसमें कुछ जिले हैं जिसमें आपके मुंगेली में भी लक्ष्य आपका 167 है, 1,67,000, जिसमें केवल 73,000 आपने नल कनेक्शन दिए हैं। कोरबा में 2 लाख का लक्ष्य है, केवल 46,000, मतलब 20% भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रायगढ़ में 2,42,000 है, जिसमें 1,43,000 हुआ है। सरगुजा में 185 के विरुद्ध केवल 51,000 हुआ है। सूरजपुर में 1,64,000 के विरुद्ध में केवल 30,000 आपने नल कनेक्शन दिया है। कोरिया में 51,000 के विरुद्ध में केवल 10,000 कनेक्शन दिए हैं। और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2,14,000 के विरुद्ध में केवल 73,000 नल कनेक्शन दिए हैं। इसका कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। 2022-23 में 4,203 करोड़ रुपए, जो कि कुल योजना की लागत का 16% होता है। 23-24 में 5,374 करोड़ व्यय हुआ, जो कि लागत का 20% है। 24-25 में 3,522 करोड़, जो 14% है। कुल मिलाकर आज की तिथि 1/7/2025 तक 15,045 करोड़, लगभग 57% का खर्च हुआ है। 31 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा है। योजना को 2024 में पूरा होना था, योजना पूरी नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हम इस योजना के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां हैं, 12,316 अतिरिक्त नलकूप खोदकर लोगों को पानी पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आज की तिथि में 3,836 गांवों में पूरी तरह से नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और कुल मिलाकर 29,000 लगभग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से 5,017 योजनाओं में पूरी तरह से पानी आ रहा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो राशि की भुगतान है, काम का प्रोग्रेस है, वो एक बार में, एक साल में नहीं होता है। आपने 2 साल विलंब से योजना प्रारंभ की, 1 साल बाद 2023 में ट्यूबवेल खनन का आपने आदेश किया। इन कारण से अलग अलग जिलों में अलग अलग परफॉर्मेंस हुआ है। वहां पर स्रोत की उपलब्धता, वहां पर काम की प्रगति, और इसके कारण से ये वेरिएशन दिख रहा है। हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन में जो 19,656 गांव में नल से जल पहुंचाने का 49,98,249 घरों में, उसके लिए तेज गति से काम कर रहे हैं। घरों में शुद्ध जल पहुंचे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और तेज गति से काम कर रहे हैं। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में जो जानकारी दी गई थी उससे उद्भूत जो प्रश्न थे वो मैंने किए, लेकिन उन्होंने फिर व्यापक उत्तर दे दिया। मैं तो जिलेवार पूछा, जिले का उल्लेख किया कि इन जिलों में, अमुक जिले में आपके राशि व्यय कम क्यों हुई,
दूसरा मैंने पूछा कि अमुक अमुक जिलों में नल कनेक्शन कम क्यों हुए, इसका उत्तर तो आया नहीं अध्यक्ष महोदय। आपने कहा विलंब से शुरू किए, इस कारण से हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा उत्तर आया नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, खूब तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें देखेंगे ये 22-23 और 24-25, 22-23 और 23-24 ये तो हमारी सरकार थी, और इसमें जो बजट हमने एलोकेट किया उसमें 4,200 करोड़ 22-23 का और 5,374 करोड़ 23-24 का। आपकी डबल इंजन सरकार आने के बाद तो 3,500 करोड़ हो गया। बढ़ना चाहिए ना, आप तो स्पीड बढ़ाना चाहिए आपको, तो कम क्यों हो गया? जब आप बता रहे हैं केवल 57% के ही आपने लक्ष्य हासिल किया है, इसका मतलब है कि 43% आपको हासिल करना है, तो आपका बजट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा जो मैंने पहले प्रश्न किया था, वो जिलेवार आप बताएं क्यों ऐसा हुआ। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय कि अलग अलग जिलों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। पूर्व में उन जिलों में ज्यादा काम हुआ होगा, इस बार कम प्रोग्रेस हुआ, और इसके कारण से सभी जिलों में एक साथ समान काम हो, समान भुगतान हो, संभव नहीं है। काम जितना हुआ उसके हिसाब से अलग अलग जिलों का भुगतान हुआ है, काम के आधार पर भुगतान हुआ है। मैं जो वास्तविकता है वो बताना चाहता हूं। आपने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रारंभ में जो भारत सरकार का इमिस पोर्टल है, जिसपे नल के कनेक्शन का इंदराज करना था, काम का प्रोग्रेस दिखाने के लिए दिसंबर 2023 तक 36 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दिखाया। उन घरों में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं। आंकड़े दिखाने के लिए 36 लाख इंदराज दिखाए गए। जून 2024 में जब हमने उसका वेरिफिकेशन किया तो पाया कि केवल 21 लाख घरों में परिवारों में पानी जा रहा है। 15 लाख घरों में केवल कनेक्शन कर दिया, पोस्ट खड़ा कर दिया, टोटी लगा दी, पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने गलती की, 2 साल बाद में ट्यूबवेल खनन सोर्स बना रहे हैं, 2 साल बाद, और इसलिए ये परिस्थितियां बनी है। आज हम जब काम कर रहे हैं तो जब नल आज में पानी आ जा रहा है तब उसका इंदराज कर रहे हैं, और इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार, आपको जैसे मालूम है कि योजना 2024 में पूरी होनी थी, योजना 2024 में पूरी होनी थी, आप पूरा नहीं कर पाए। योजना 24 के बाद आज भारत सरकार ने उस योजना को आगे बढ़ाने का तय किया है, और इसलिए आप यदि समय पर कर दिए होते तो ये हालात नहीं होते कि बिना नल के टोटी लग गई, पोस्ट खड़ा हो गया। बिना नल के टोटी कैसे होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। माननीय मंत्री जी का उत्तर हो गया तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए आगे। अभी आपने कहा कि 36 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि 21 लाख नल कनेक्शन हुए थे जिसमें पानी पहुंच रहा था। ये आपने अभी कहा। अब सवाल ये उठता है कि 2 साल में, अब लगभग 20 महीने हो गए, बिल्कुल 2 साल में आपके उत्तर के अनुसार केवल 21 लाख तो हमारे समय हुआ। बहुत काम करने वाले हैं आप, और 2 साल में केवल 10 लाख आपने कनेक्शन दिया। अभी आपने कहा बिल्कुल 2 साल में बहुत काम करने वाले, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, वो केवल 10 लाख कनेक्शन दे पाए। और सवाल इस बात का है कि सच में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है 31 लाख में, कि ये भी आंकड़ेबाजी है? ये कृपया करके बताएं। धरातल में कुछ नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक नल बता दीजिए हमारे मजदूरी क्षेत्र में, एक नहीं है, बता दीजिए जहाँ पानी जा रहा है।
अरे ठीक है भाई, बैठिए। तो प्रश्नकाल को बाधित नहीं करते। भूपेश जी अपना प्रश्न किए हैं और वो सक्षम है अपनी बात को कहने में। ऐसे हल्ला करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। उन्होंने पूरा प्रश्न किया और जवाब भी काफी स्पष्ट आ गया, इसलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर होना चाहिए अध्यक्ष जी। एक झूठा आंकड़ा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में एक गांव बता दीजिए आप, बिलासपुर जिले में एक गांव बता दीजिए जहां पानी मिल रहा हो। समय लग रहा है। एक साथ सब नहीं पूछ सकते। नेताजी आप बात बोलिए। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी बड़े बड़े संख्या में उत्तर देते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ, आपके जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जनवरी 2024 से अब तक 20 माह के कार्यकाल में ट्रिपल इंजन नहीं है, 4 इंजन हो गई है। चलो 4 इंजन की सरकार है। चारों इंजन फेल है ना आज की डेट में। आपके 4 मंत्री जी को प्रश्न सुनने दीजिए। आपके 4 इंजन की सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में जल जीवन मिशन का 7% कार्य किया है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। और हमने मतलब हमारे सरकार ने दिसंबर 23 तक 83.85% का काम किया है। तो आप बताइए, हमारी सरकार ने ज्यादा काम किया है कि आपके 20 महीने की सरकार ने काम किया है? और जब हम ज्यादा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप ये बताना चाहते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, लेट किया, ऐसा किया, वैसा किया, और 7% काम करके आप वाही लूटना चाहते हैं। कितने क्या चार है? 4 इंजन। क्या है नेताजी, आपकी तो मजबूरी है हमारी सरकार कहना। क्यों नहीं कहोगे तो चलेगा नहीं। हम तो देखते थे, अब हम वहां बैठे होते तो हम नहीं देखते थे आपकी सरकार कितनी थी उसको। वो तो दिख रहा है ना कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चली गई। देख तो कैसे। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने कुल 80% का काम बताया है, 80.95। उसमें 74.85 हमने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, 7% आप किए हैं। तो किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं? दोनों वरिष्ठ माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रश्न किया, जून 2024 में हमने जब वेरिफिकेशन किया तब आंकड़े आए 21 लाख। तब हमारी सरकार को 6 महीना हो चुके थे, तो 6 महीने में वो हमारा काम भी शामिल है। और उसके बाद जो हुआ, कुल मिलाकर 10 लाख कनेक्शन, केवल कनेक्शन नहीं, पानी सहित नल के कनेक्शन हमने दिए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, संशोधित उत्तर उनको दिया है, संशोधित उत्तर दिया है। 15 लाख का अंतर आप हमें छोड़कर गए। 21 लाख घरों में पानी आ रहा था जून 2024 में। आपने दिसंबर तक दर्ज किया था 36 लाख। 6 महीने में जो हमने काम किया और आप 15 लाख का डिफरेंस छोड़ के गए थे, उसे पूरा कर रहे हैं। संशोधित उत्तर माननीय वरिष्ठ सदस्य नेताजी को दिया है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब फिर से एक प्रश्न उसी उत्तर में पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। दिसंबर में सरकार बन गई 23 में, जून तक के आपने काम किया, बहुत काम किया। अब ये बता दिए कि इस 7 महीने में आपने कितने नल कनेक्शन दिए और कितनी राशि खर्च की? लगभग 10 लाख परिवारों को नल से कनेक्शन दिया है हमारी सरकार बनने के बाद। 10 लाख अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
ये केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इसके उत्तर से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं। क्रमांक 4 श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ संस्थाओं के द्वारा जिस प्रकार से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने काम प्राप्त किए और वो बाद में प्रमाणित भी हुए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक अधिकारी के द्वारा कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अपराध किया जाता है और उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो क्या उसी प्रकार से फर्जी दस्तावेज या कूट रचित दस्तावेज कर काम प्राप्त करने वाले जिस प्रकार से अपराध किए हैं उनके खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे क्या? जल जीवन मिशन को लेकर जो अपेक्स कमेटी है, उस कमेटी ने जो फर्म है उसने फौज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर मल्टी विलेज स्कीम का टेंडर प्राप्त किया, उसके खिलाफ एफआईआर करने की अनुशंसा की और बाकी के जो अनुबंध थे कुल मिला के 12 अनुबंध, उन सबको निरस्त करने का अनुशंसा किया और उस आधार पर हमने कार्रवाई की। 12 अनुबंध निरस्त किए और जो मुख्य एजेंसी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकाज नोटिस दिया और जो अपेक्स कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसके खिलाफ सभी 7 फर्मों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जो ब्लैक लिस्टिंग के लिए नोटिस था 3/9/2024 का और 17/2/2025 का जो रिकमेंडेशन था अपेक्स कमेटी का, दोनों को माननीय उच्च न्यायालय ने सेटिसाइड किया और मुख्य सचिव को उस पर विचार करके निर्णय करने के लिए कहा है और अब सरकार ने तय किया है उसके खिलाफ अपील करने का, तो वो प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया है और यदि ऐसी रिपोर्ट आती तो निश्चित रूप से यदि 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 के खिलाफ नोटिस दिया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो किसी भी अधिकारी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है जिसकी जिम्मेदारी कोई हो। नहीं, अधिकारी के संदर्भ में मैंने नहीं पूछा, मैं तो ये पूछा कि जैसे इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम प्राप्त किया और अपराध किया, शासकीय अधिकारी यदि उसी आधार पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उनके खिलाफ में एफआईआर की जाती है, इनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की गई है? जब इसको प्रमाणित पाया गया है और उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी उसमें केवल आपने एक के खिलाफ में किया है, बाकी के खिलाफ में आपने नहीं किया है। तो बाकी के खिलाफ में नहीं किया है तो आपने जो कोर्ट का हवाला दिया कि हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट की जो मामला पेंडिंग है वो जो लंबित मामले हैं उसके निराकरण आपके अनुसार से अभी निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों को दिशा निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपने कहा है कि किया जा रहा है उसको, तो कब तक किया जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। फोर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया था वो मिसर्स विजय सालुके कंपनी के द्वारा था। बाकी की जो 6 एजेंसी है वो ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने 12 एग्रीमेंट किए थे। तो जिस फर्म ने फोर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था उसके खिलाफ हमने एफआईआर की है। बाकी लोगों का ज्वाइंट वेंचर में जो टेंडर हुआ था उन सबके अनुबंध निरस्त किए हैं और हम उनकी ब्लैक लिस्टिंग भी कर रहे थे और ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकाज नोटिस दिया था।
माननीय उच्च न्यायालय ने उससे क्वेश्चन किया, अब उस पर अपील करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा आदेश होगा, पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय आपने एक जवाब दिया था पिछले समय प्रश्न में कि जहां पर जल का स्रोत नहीं है और वहां पर यदि जो भुगतान की स्थिति है और जानबूझकर कि इन्होंने उस प्रकार के जो काम किए हैं 70% से अधिक उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, 60%। हाँ, तो उसमें आज मैं केवल एक आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूं, आज के ही प्रश्न में है, लता उसेंडी जी का प्रश्न है और 15 नंबर में है 80% से अधिक भुगतान हो गया है, 22 ग्रामों में पेयजल अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, 80% उसका भुगतान हो चुका है। ये तो आज के प्रश्न में है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं। तो जब उस समय आपने आदेश किया, उसके बाद किस अधिकारी के द्वारा भुगतान किया गया? आपके जो आदेश का अवहेलना किया गया, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो 60% वाला कोई कमिटमेंट नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस सदन का कागज है और इसमें साफ मंत्री जी ने ये कहा है कि मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहूंगा, किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। ये सम्मानित विधानसभा से आया हुआ कागज है और इसी सदन में इन्होंने ये बात कही है। और इसके बाद जो विभाग है वो गुमराह कर रहा है। जो माननीय का सवाल है उसमें बिल्कुल साफ लिख दिया गया है कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, जबकि इनके वक्तव्य में ये विधानसभा के, ये आपके वक्तव्य है माननीय मंत्री जी, दोनों मेरे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पेपर पे जांच होनी चाहिए और मंत्री जी को करना चाहता हूं और दोनों की जांच होनी चाहिए। कौन सी बात कह रहे हैं? या पटल पे रखा ये कागज सही है, ये आप स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे जनता को गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह। इसमें विभाग भी मिला और मंत्री जी भी मिले। आप बैठिए, बात सुनिए। मैं पटल पे रखना चाहता हूँ इस कागज को। आप मेरे बात सुनिए। सदन का जो सदन का रिकॉर्ड है उसी को सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 60% वाली बात नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा कि 70% वाली बात नहीं थी, 70% वाली बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूं तो विभाग इसमें इस प्रश्न में तो साफ तरीके से ये कह दिया है कि ऐसा कार्रवाई करेंगे क्या? जब सम्मानित कौशिक जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट है तो इस पे विभाग ये जवाब देता है ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये तो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। माननीय क्या क्यों खड़े हैं आप? हम अपनी बात रख रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? आप जब खड़े होते हो आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खड़े हो सकते हो? देखिए, जनता की बातें करेंगे आप। यहाँ विभाग आप को क्या कर रहा है? बैठिए, हम बोले नहीं। आप बैठिए, देखिए चुपचाप बैठो। आप बैठिए, बैठिए। ये चलिए, बैठिए, चलिए। आप बैठिए। प्रश्नकाल में इस प्रकार एक मिनट बैठिए, बैठिए, बैठिए। आपसे आग्रह है, सम्माननीय सदस्य, बोलने का समय दूंगा। जो प्रश्नकाल का महत्व पूरा छत्तीसगढ़ देखता है, विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है, विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से आग्रह, आप तो दूसरी बार जीत के आए, सीनियर है,
तो सभी सदस्यों से आग्रह है कि विधानसभा की मर्यादा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश देख रहा है और इस प्रकार के लहजे में यदि बातचीत विधानसभा में होगी तो ये सड़क, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी विषय है अपनी बात को रखें, मगर उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सदस्य आपस में बात ना करें। आसंदी को देखकर, आप एक दूसरे को देखकर बात करने का ये जगह नहीं है। आसंदी को सीधा संबोधित करिए। और इस प्रश्न में काफी समय निकल गया, बाकी भी जवाब आ गया। सबको माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब बैठिए। आप प्रश्नकर्ता खड़ा है, आपके माध्यम से यही आपको मालूम होना चाहिए, बैठे खड़े हैं वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, 17 फरवरी 2025 के बाद जिन संस्थाओं को आपके आदेश के बाद में जो भुगतान किया गया और जिस अधिकारी ने भुगतान किया, मैंने उसके संबंध में कहा कि उनके खिलाफ में कार्रवाई। दूसरी बात यह है कि उस समय 13 कंपनी का नाम आया था। उच्च स्तरीय पावर कमेटी ने केवल 7 का अनुशंसा किया, लेकिन जो 6 है, आनंद कंसल्टेंट पटना बिहार, मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर, के नायर भंडारा महाराष्ट्र, NIT डेवलपर्स पटना बिहार, PM इंटरप्राइजेज बिलासपुर, OFA कंटल जैसे रायपुर, इनके खिलाफ में जो अनुशंसा नहीं आई और उसके कारण में इनके खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई की आज घोषणा नहीं की है, या जो आपका जवाब आया है उसमें नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब उस 13 में से सेम प्रकरण में दोषी पाया गया, इनके खिलाफ भी ये पाया गया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन्होंने काम प्राप्त किया, तो केवल उन्होंने अनुशंसा नहीं किया इसलिए उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि सेम मामला है, जिस प्रकार से उस कंपनी ने काम प्राप्त किया फर्जी दस्तावेज के आधार पर, कुटरचित दस्तावेज का, ये नाम सभी का उसमें है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, और दूसरा जो अधिकारी ने जो पेमेंट किया, आदेश का जो अवहेलना किया, इन दोनों में आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं और कब करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 24/3/2025 को संचालक जनजीवन मिशन ने एक आदेश सभी जिला जल स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष और सचिव, इन सबको पत्र लिखा और पत्र में ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि एकल ग्राम योजना अंतर्गत उन कार्यों में देयकों जिसमें आवश्यक सफल स्रोत उपलब्ध हो चुका है एवं पानी टंकी एवं अन्य कार्यों की पूर्णता निकट भविष्य में हो जाएगी एवं योजना से पेयजल प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसी योजनाओं में कार्य का 70% की राशि से अधिक का भुगतान न करें। इस निर्देश का किसी ने अवहेलना करके भुगतान किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करने के उपरांत। श्री अनुज शर्मा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न बहुत हो गया। अनुज जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा और मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार घटनाएं होते रहती हैं, इसलिए अलग अलग विभाग समय समय पर अलग अलग जांच करते हैं। इसी से संबंधित मेरा सवाल माननीय उद्योग मंत्री जी से था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 27/11/2024 से 1/12/2024 के मध्य क्या श्रम कानूनों के अंतर्गत जायसवाल निको जो प्लांट है उसमें कोई जांच की गई थी और क्या उस जांच के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था? ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं श्रम कल्याण अधिनियम के अंतर्गत, वैसे वो प्रश्न लगाने में थोड़ा मेरे को लगता है चूक गए। जो प्रश्न लगाए हैं उस अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और उनको उत्तर दे दिया गया है। अगर वो और भी चाहते हैं कि क्या क्या जांच हुआ है तो मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा है और उसमें इस टाइप का कोई भी कानून का प्रावधान नहीं है।
जो उनका एक प्रावधान था उसका जांच में संतोषप्रद पाया गया है और भी जांच हुआ है, उनका कहना सत्य है। बाकी उन्होंने अभी चूक गया प्रश्न लगाने के लिए, उनको मैं व्यक्तिगत बता देंगे, मैं जानकारी दे दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जानकारी पूछा था दे देंगे पूरी उनको। किसी भी श्रम कानून में पूछा था। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस पे मैंने एक और सवाल लगाया, उसका आज जवाब आया है। ये है मेरा प्रश्न क्रमांक 469। नहीं, आप संदर्भ इसी का दे रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। आप प्रश्न को आगे नहीं बढ़ सकते, जो प्रश्न क्रमांक 5 में है वहां तक सीमित रहिए। संदर्भ नए प्रश्न इसमें उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी में संदर्भ इसमें आप मंत्री जी से जो पूछ रहे हैं पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आगे मत बढ़िए। जी। इसमें 28 और 30 तारीख को जांच की गई माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत, और इस जांच में 71 धाराओं का उल्लंघन पाया गया, 71। इसमें कारखाना अधिनियम 1948 के 43 धाराएं, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 8 धाराएं, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत 5 धाराएं, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत 3 धाराएं, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत 3 धाराएं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत 2 धाराएं, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत 5 धाराएं, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के तहत 2 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। इस परीक्षण में माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया 23 तारीख को, और उसमें कहा गया निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, एयर सस्पेंशन प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं रूप संबंधित स्ट्रक्चर अत्यंत जर्जर एवं बेमरम्मती की अवस्था में पाया गया, लेकिन इन स्ट्रक्चर की जांच, रिपेयरिंग एवं रेनफोर्समेंट के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया जाना किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय मूल ये है कि इतनी गंभीर बातों के बाद मैं आपको बताऊंगा, बहुत मुझे गंभीर विषय लग रहा है, इसके सिर्फ 3 दिन बाद इन 71 बिंदुओं का निराकरण कर दिया गया, विभाग संतुष्ट हो गया और उन्होंने फैक्ट्री को चालू रखा। प्रतिबंधात्मक आदेश होने के बावजूद इस फैक्ट्री को 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया गया, जहां मजदूरों की जान का जोखिम है। तो मेरा ये कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ था उस पे क्या वो कारखाना 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ क्या? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा था, उसका मैंने बता दिया, और उन्होंने जैसे बता रहे हैं हम लोग किसी फैक्ट्री को बंद थोड़ी करेंगे, उसका निराकरण करते हैं। और उसमें जांच जो हुआ तो उसमें इस प्रकार का 10 अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन के विरुद्ध 4 अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष जी, अत्यंत जर्जर और जो रिपेयर न किया जा सके ऐसी रिपोर्ट है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश मेरे हाथ में है माननीय अध्यक्ष जी, और अगर यहां कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कल इस बात का निरीक्षण के दौरान जिक्र किया गया है, उस कारखाने को फिर से चालू रखना मजदूरों के भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। इसमें मेरा एक आग्रह है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें जितने विभाग हैं उनसे एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि जायसवाल लीको के जितने भी कारखाने हैं, माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित उनके विभिन्न विभाग जैसे उद्योग, श्रम, राजस्व, खनिज, पर्यावरण, जीएसटी विभाग के संचालक स्तर पर या उच्च स्तरीय समिति बना के इसकी जांच कराई जाए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन है जहां ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जहां उत्पादन होता है, इस प्लांट को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इसमें मजदूरों की जान का जोखिम है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है। चलिए मंत्री जी क्या जवाब देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पूरा श्रमिक के हितों में काम करते हैं और कहीं पर इस तरह से शिकायत होती है उसका जांच भी कराते हैं, और
किसी भी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको सुधार करने के लिए समय दिया जाता है, समय सीमा पर वो सुधार कर लेते हैं तो उनको पर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता 3 दिन में कैसे हो सकता है? वो सुधार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी देखिए, ये जवाब आदेश है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। श्रम कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और माननीय सदस्य को लगता है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है तो क्या क्या गंभीर है वो लिख के दे दे, निश्चित तौर पर कराएंगे। चलिए ठीक, जांच कर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस इतना निवेदन है, माननीय अध्यक्ष जी इतना निवेदन, वो जांच की आदेश की एक बार घोषणा कर दें। हाँ, हमारे सामने जांच करवाएंगे क्या? पूछिए ना माननीय अध्यक्ष जी। 2048 माननीय अध्यक्ष जी एक बार मंत्री जी से मेरा आग्रह है, एक सेकंड के लिए मजदूरों की जान का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। एक सेकंड हो गया, पर्याप्त जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ गया, बैठिए। अब जब पिछले प्रश्न में व्यवधान के मध्य माननीय सदस्यों ने जो असंसदीय वार्तालाप हुआ है उसे मैं कार्यवाही से विलोपित करता हूं। कृपया सदस्यों से अनुरोध है आपस में सीधे संवाद न करें और संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने में आप करें। रजत जयंती वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में हम उदाहरण देते हैं, इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करें, नया उदाहरण देने की जरूरत नहीं। राम कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उद्योग मंत्री से पूछे रहे कि चंद्रपुर विधानसभा में और आसपास में बहुत सारा फैक्ट्री है, विशेष करके मैं आरकेएम कंपनी के मैं उल्लेखित करे रहे कि वहां पर कुशल और अकुशल वहां पर कत्तागन कर्मचारी है। आप वहां जो प्लांट मन काम दे उसके बारे में मोला जवाब तो दे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो कुशल और अकुशल जो कर्मचारी है वो प्रॉपर आरकेएम कंपनी के अंदर में काम करते कि और अंदर में ठेकेदारी में रखे के मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा था कि वहां पर छत्तीसगढ़ के कितने कुशल अकुशल नियमित कर्मचारी हैं, नाम सहित उन्होंने पूछा था और पूरे सूची में उनको नाम सहित एड्रेस पता सहित उनको दे दिया गया है और सब कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं तो उनको पूरा नाम सहित दिया गया है, पूरा सूची है। अगर बोलेंगे तो समय देंगे, आप अनुमति देंगे तो मैं पूरी सूची आपको दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऐसे बात है, कोई भी कंपनी खुलते, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे एथेना हो, चाहे वेदांता हो, चाहे आरकेएम डीबी जो भी हो, वो मन कहा करते अपन अंदर में एक और ठेकेदार रखते और वो आसपास के जो छत्तीसगढ़िया आदमी रहते भाजपासी खवैया जे मन के ठग के जमीन ले रहते ओकरे अंडर मोला कर देते और वो असली मालिक असली ठेकेदार के जो मालिक रहते कंपनी ओकर अंडर में नहीं लिए जाए। आप माननीय मंत्री जी, आप सदन लोग गुमराह मत करा, ये जतका जो कंपनी जब अपन अंदर में ठेकेदार रखते आप अगर जवाब दो कि सही में अपन अंदर में रखे कि वो बाहर के ठेकेदार दिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनी के अंतर्गत में 1984 कर्मचारी हैं। मैं अलग अलग आप बता देता हूं। कुशल श्रमिक, जवाब दो, टाइम पार हो जाए 48 तक देता होगा जवाब तो देता था। कुशल श्रमिक जिसमें 1984 में 1287 श्रमिक छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए प्रश्न समाप्त। अध्यक्ष महोदय, उत्तर